नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का 5th वीडियो बनाने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत सेल्स के बारे में बात किया था, है ना। वी हैव व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी हैव। कौन कौन से तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास? अरे नहीं, वो तो ठीक है, मगर यहाँ पे द प्राइमरी बैटरी या फिर तुम्हारा सेकेंडरी बैटरी होता है। प्राइमरी बैटरी के अंदर क्या होता है तुम्हारा? प्राइमरी बैटरी के अंदर तुमने एक बार डिस्चार्ज कर दिया, खत्म, थ्रो, यूज एंड थ्रो टाइप है तुम्हारा। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है? जब तुम्हारा वो रिएक्शन को तुम उल्टा भी कर सकते हो। एक ऐसी बैटरी जिसके अंदर तुमने चार्ज तो कर दिया, ठीक, सॉरी, डिस्चार्ज तो कर दिया, जैसे ही तुम्हारा डिस्चार्ज खत्म हुआ, तुम्हारा वो वापस फिर से चार्ज होने के लिए चले जाता है। ठीक है, इस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एन रिचार्जेबल या फिर सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं हमें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर तुम्हारे एनोड और कैथोड क्या क्या होते हैं? एनोड इज लेड और कैथोड इज तुम्हारा लेड ऑक्साइड, और उसके बीच में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेट तुम्हारा H2SO4 एसिड होता है तुम्हारा। ठीक है, 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। ये तुम्हारा डिस्चार्ज भी कर सकता है, एट द सेम टाइम चार्ज भी कर सकता है। ये दोनों के दोनों रिएक्शंस को मैंने तुम्हें रटने बोल दिया है। इट इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, 2-3 वीडियोस देखो और ज्यादा एनिमेटेड उसको क्या हो रहा है उसमें समझने की कोशिश करो, देन ये रिएक्शन तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल पूरी की तरह प्रॉपरली तुम्हारा इम्प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यूजेस किसके लिए थे? इन्वर्टर, इन सब चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। नाउ जो नेक्स्ट सेल की जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है हमारा? इट निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, इट कंसिस्ट ऑफ अ कैडमियम एनोड एंड अ मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड एज द कैथोड। सेम तुम्हारा यहां पे क्या हो रहा था? लेड एसिड बैटरी के अंदर क्या हो रहा था तुम्हारा? लेड वॉज द एनोड, लेड ऑक्साइड वॉज द कैथोड। उसी तरह से तुम्हारा यहां पे क्या हो रहा है? निकल दैट इज तुम्हारा कैडमियम इज द एनोड, निकल ऑक्साइड इज द कैथोड। अगेन ऑक्साइड तुम्हारा कैथोड बन रहा है। ठीक है, अ रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी इज अ जेली रोल अरेंजमेंट एंड सेपरेटेड बाय a layer soaked in moist sodium और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हारा लेड एसिड बैटरी जो है उसके अंदर क्या हो रहा था तुम्हारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज बीइंग द इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ले रहे हैं। द रिएक्शन ऑफ निकल कैडमियम बैटरी कैन बी रिटन एज एट द कैथोड। क्या होगा यहां पे भी? हम लोगों ने कैथोड में क्या किया था? हमने लेड ऑक्साइड का रिएक्शन कराया था। यहां पे भी हम लोग लेड ऑक्साइड का ही रिएक्शन कराने वाले हैं, सॉरी, निकल ऑक्साइड का ही रिएक्शन कराने वाले हैं। निकल ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या देगा? निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH माइनस आयंस मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो निकल ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर, इट इज अब्सॉर्बिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या मिल रहा है? ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एन हाइड्रोक्साइड। और जब हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो ही रहा है, उसके साथ साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयंस भी बाहर निकल रहे हैं। क्लियर? अगला कैडमियम। कैडमियम और ये 2 हाइड्रोक्साइड आयंस तुम्हारा कैसे रिएक्ट करेंगे? कैडमियम भी तुम्हारा कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज टू रिएक्शंस, ये वाले रिएक्शंस और ये वाले रिएक्शंस बहुत सारा सिमिलर है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था? यू आर गेटिंग लेड सल्फेट और लेड सल्फेट, दोनों के दोनों एनोड और कैथोड के अंदर हमें लेड सल्फेट मिल रहे थे। ठीक है, बिकॉज एनोड एंड कैथोड वर मेड अप ऑफ द सेम मेटल लेड, है ना। दोनों के अंदर सेम लेड का ही इस्तेमाल हो रहा था। और यहां पे देखो तुम्हारा कैथोड में क्या है? कैथोड में तुम्हारा कौन सा मेटल लगा हुआ है? निकल ऑक्साइड लगा हुआ है। एनोड में तुम्हारा कैडमियम लगा हुआ है ना। अब ये दोनों के दोनों भी क्या कर रहे हैं? ये दोनों के दोनों भी तुम्हारे हाइड्रोक्साइड, क्या बोल, जो तुम्हारा ये है द OH माइनस साइंस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारा दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग, निकल हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों के दोनों। अब देखो इंटरेस्टिंग थिंग क्या है पता है? हर एक रिएक्शन में दूसरे का कोई चीज बन जाता है। पहले रिएक्शन में देखो, पहले रिएक्शन में तुम्हें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे थे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे सॉरी एनोड के रिएक्शन से आ रहे थे। एनोड के रिएक्शन में क्या हो रहा था तुम्हारा? जब कैडमियम तुम्हारे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करा रहा था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता था, और यही 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वायर के थ्रू मूव करते हुए कहां पे आ रहा है तुम्हारा? निकल ऑक्साइड के पास आ रहा है, निकल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए।
समझ में आ गया? इस तरह से तुम्हारा रिएक्शन हो रहा होता है। बोथ ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर समवन एल्स। और यहां पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो तुम्हारे एनोड की तरफ जाके क्या कर रहा है, तुम्हारा बेसिकली यहां पे भी एक रिएक्शन करा रहा है। नाउ द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इज रिटन एज कैडमियम, इन दोनों को ऐड कर दो बस, कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड NiOOH प्लस 2H2O गिव्स यू क्या, 2NiOH होल ट्वाइस प्लस 2 प्लस कहां गया, हाँ प्लस CDO प्लस तुम्हारा H2O। ये दोनों का दोनों ओवरऑल रिएक्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, क्लियर है ये बात? नाउ इस सेल का वोल्टेज क्या होगा? इस सेल का वोल्टेज होता है तुम्हारा 1.4 वोल्ट्स। इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल्स बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। इनका प्रॉब्लम यही है, हाँ निकल कैडमियम बैटरी का प्रॉब्लम यही है कि उनको बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, सो हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, वी यूज निकल ऑक्साइड, ठीक है, हाँ निकल डाइऑक्साइड जो भी हो, ठीक है, और हम लोगों ने कैडमियम का इस्तेमाल किया। निकल डाइऑक्साइड वाज अवर कैथोड और तुम्हारा कैडमियम वाज अवर एनोड। ठीक है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नोबडी केयर्स अबाउट कौन सा मेटल तुम्हारे हाइड्रोक्साइड के अंदर लगा हुआ है, वी ऑल नीड ओनली द हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस की ही हमें जरूरत है। कैडमियम और ये कैडमियम प्लस तुम्हारा 2NiOH होल थ्राइस गिव्स यू कैडमियम ऑक्साइड प्लस 2NiOH होल ट्वाइस प्लस H2O। इसको याद कर लो, ठीक है, बनाने आता है, रिएक्शन बोला जाता है, राइट द रिएक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द कैथोड एज वेल एज द एनोड, तुमसे पूछा जाएगा, और डोंट मेक दैट मिस्टेक। ठीक है, इसको 2-3 बार लिख के देख के ही लिखो, देख के ही लिखो, मगर जितना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग के अंदर जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल सेल्स, it is a galvanic cell in which the chemical energy from the combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. is converted into electrical energy. ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी इज गेटिंग डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इन दिस टाइप ऑफ galvanic cell, reactants are continuously fed to the electrodes which react to produce electricity, and products that formed are continuously removed from the electrolytic department. That is तुम्हारा फ्यूल जो है, फ्यूल सेल्स क्यों बोला जाता है इन्हें, इन फ्यूल सेल्स को कांस्टेंट क्या क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। तुमने कभी देखा है डबल ए बैटरी के अंदर हर 10 मिनट के बाद तुम क्या कर रहे हो, उसके अंदर केमिकल्स भरते हुए देखा है? नहीं, नहीं होता। मगर एक फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, एक फ्यूल सेल तुम्हारा लिटरली एक इंजन की तरह है। जिस तरह से गाड़ी कंटिन्यूअसली तुम्हारा जो पेट्रोल है या डीजल है उसको कंबस्ट करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, क्या हो रहा है तुम्हारा यहां पे भी तुम्हारा जो केमिकल्स है, हाइड्रोजन, मीथेन, मेथनॉल, इन सबको हमारा फ्यूल सेल के अंदर डाला जा रहा है। फ्यूल सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होके तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, और जो बाई प्रोडक्ट्स है वो तुम्हारे सेल से बाहर भी जाते जा रहे हैं। तो एक फ्यूल सेल को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी तुम्हें क्या कर रखना पड़ेगा, यू हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी now which reacts to produce electrical and electricity, and products that formed are continuously removed from the electrolytic department. One of the most successful fuel cells uses the reaction of hydrogen and oxygen to form water. ठीक है, टोयोटा टोयोटा क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो गाड़ी बना रही है, इट इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। दैट मींस तुम डायरेक्टली उसके अंदर क्या डालो, हाइड्रोजन डालो, और ऑक्सीजन तुम्हारे एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा उससे, और तुम्हारा वो रिएक्शन कंप्लीट कराएगा, एक फ्यूल सेल रिएक्शन होगा तुम्हारा, जिसके अंदर तुम्हारा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो पानी होगा और इलेक्ट्रिसिटी होगा। अ कार रन विथ हाइड्रोजन, समझ में आ गया? One of the most successful fuel cells uses the reaction of hydrogen with oxygen to form water. It was used for providing electrical power in the Apollo space mission. Apollo space mission में इसका इस्तेमाल हुआ था। Apollo space mission जानते हो ना क्या है, मून लैंडिंग। ठीक है, अगला So the water vapor produced during the reaction were condensed and added to the drinking water supply for astronauts. जो फ्यूल वो बर्न कर रहे थे टू रन ऑल द इक्विपमेंट्स इनसाइड दैट स्पेसशिप, उसी का जो बाई प्रोडक्ट है, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट, पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम्हारा कंबस्ट करके क्या बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं।
ठीक है. Now for the astronauts in the cell, the hydrogen and oxygen are bubbled through porous carbon electrodes in concentrated aqueous sodium hydroxide solution. ठीक है, दोनों को तुम बबल्स के फॉर्म में लेके आ रहे हो. फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पेलिडियम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. प्लैटिनम और पेलिडियम हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज दे एक्ट एज अ सरफेस स्टोरेज फॉर हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन बहुत छोटा एटम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक जगह प्लेस में बिठा के रखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव प्लैटिनम और पेलिडियम विद यू. ठीक है, फाइन पाउडर्ड प्लैटिनम और पेरिडियम को जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर चिपका दिया जाता है, और यहां पे क्या होता है, तुम्हारा जितना भी हाइड्रोजन के गैसेस है वो सारे के सारे उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके चिपक जाते हैं. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट. नाउ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल्स आर, तुम्हारा एनोड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन. एनोड ऑक्सीडेशन ऑलवेज, कैथोड रिडक्शन ऑलवेज. समझ में आ गया? अरे बाप रे बाप, ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, दिस इज द कीवर्ड राइट, एनोड ऑक्सीडेशन. ठीक है, एनोड INODE ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, हमेशा यही होता है. द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल्स आर एट द कैथोड, कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा. O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स यू 4OH माइनस. अब एनोड में क्या हो रहा है तुम्हारा? ये 2H2 प्लस ये OH माइनस, ये जो 4OH माइनस यहां से निकल के आया है वो तुम्हारा इसके अंदर घुस जा रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस. अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O. ये दोनों के दोनों रिएक्शंस को ऐड करके यही मिल रहा है. am I right? हाँ, ऑक्सीजन. यहां पे देखो तुम्हारे पास यहां पे 2H2O है और यहां पे ये 4 कट गया, ये 4OH माइनस और ये 4OH माइनस कट गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा कट गया. सो यू आर ऑल ओनली लेफ्ट विथ 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O. यहां पे जो 2 बचा हुआ है बस वही बचा है. दोनों को ऐड करते वक्त कॉमन प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ऊपर नीचे कट जाता है ना, ऊपर नीचे यहां पे और यहां पे जो दो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं दे ऑल कैंसिल ईच अदर आउट. अगला, why is fuel cell such an advantage? ठीक है, it is highly efficient 70% as compared to the thermal power plants. What is the thermal power plant? थर्मल पावर प्लांट भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर रहा है, बट थोड़ा अलग से कर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थर्मल पावर प्लांट एंड अ फ्यूल सेल बेस्ड सिस्टम? थर्मल पावर प्लांट के अंदर तुम अपना कोयला जला रहे हो, ठीक है, पानी को गर्म कर रहे हो, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करके एक टरबाइन घुमा रहे हो तुम. टरबाइन घुमाते वक्त क्या हो रहा है? तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है. मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही तो है, जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर होने वाला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके अंदर हम लोग यही समझने वाले हैं. ठीक है, किस तरह से हम हमारे मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो यहां पे सबसे ज्यादा एडवांटेजेस क्या है? बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है. इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन एज नो हार्मफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे तुम्हारे. द सेल रन्स एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड. जब तक तुम्हारे फ्यूल है तुम्हारे पास तब तक काम करेगा. फ्यूल खत्म हो गया, एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी की तरह वो भी वहीं पे बंद हो जाएगा. ठीक है, द सेल्स बीइंग लाइट वेट हैव यूज्ड एज ऑटोमोबाइल्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट हाइड्रोजन गैस इज द चीपेस्ट, सॉरी चीपेस्ट बोल रहा हूं, लाइटेस्ट. इट इज द लाइटेस्ट फ्यूल राइट. तो तुम्हारा जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर तुम जितना हाइड्रोजन भर रहे हो उसके हिसाब से तो तुम्हारा वेट टू फ्यूल रेशियो, तो जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ पेट्रोल और केरोसिन और डीजल, इन सभी के बेसिस पे. तो अगर तुम्हें कोई हवाई जहाज बनाना है, इफ यू वांट टू मेक तुम्हारा कोई एरोप्लेन, देन यू वुड रादर यूज दिस. मगर प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन जो है इट इज अ वेरी फ्लेमेबल गैस, बहुत ज्यादा हाईली फ्लेमेबल होता है. थोड़ा सा अगर हाइड्रोजन गैस तुम्हारा बबल्स के फॉर्म में है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे 10th क्लास में या 9th क्लास में, जहां पे जो बबल्स तुम्हारे बाहर निकल के आते थे, हाँ, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिलता था अब हमें? हाँ, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता था. वो हाइड्रोजन गैस को थोड़ा सा हम लोगों ने एक अगरबत्ती से, अगरबत्ती की जो छोटी सी जो आग है उससे अगर हम लोगों ने छू दिया तो क्या होता था? करके पॉप साउंड के साथ तुम्हारा फ्लेम बाहर निकलता था. So it is a very volatile fuel.
दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स दैट पीपल हैव। हाइड्रोजन बेस्ड गाड़ियां, गाड़ियां क्या होती है, गाड़ियां ठुकने के लिए बनी है ना। अगर सोच लो तुम्हारा एक गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पे तुम्हारा जो टैंकी है, जो टैंक है उसके ऊपर तुम्हारा एक इंपैक्ट लगता है, तो क्या होगा, तुम्हारा गैस सबसे पहले तो क्या करेगा, इट विल बेसिकली स्प्रेड आउट, और एक छोटा सा स्पार्क काफी है उस पूरी की पूरी चीज को क्या बोलते हैं, इन फ्लेम्स लाने के लिए। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन समथिंग, साइंटिस्ट आर यूजिंग मैकेनिज्म्स, कंटेनर्स का, ऐसे कंटेनर्स का डिजाइन कर रहे हैं जो क्रैश प्रूफ हो। ठीक है, जैसे अगर तुम क्रैश में हो भी जाते हो तो तुम्हारा जो टैंक है, हाँ, दैट शुड नॉट एक्सप्लोड, दैट शुड नॉट ब्रेक। इट इज डिफिकल्ट बट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। अगला, नाउ ये बात समझ में आ गया, अंडरस्टूड, फ्यूल सेल्स कैसे काम करते हैं समझ में आ गया। हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, दे आर द मोस्ट पॉपुलर फ्यूल सेल्स, दे कुड बी द फ्यूचर। हमारे ईवी गाड़ियों के साथ साथ हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी बन जाएगा। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ये कोई नहीं बताता। देखो, हाइड्रोजन जो गैस है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स। सारे के सारे स्टार्स जितने भी तुम्हारे दिखते हैं, हाँ, वो सारे के सारे दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन, दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स को तुम्हारा क्या करके, बेसिकली कोलाइड करके ही हम क्या बना रहे हैं, हमारा हीलियम और बहुत सारा एनर्जी निकाल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट अ स्टार डज, है ना। स्टार का काम यही होता है। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, धरती में हाइड्रोजन को स्टोर, हमारा सबसे पहले तो धरती में जो हाइड्रोजन होता है, बीइंग वेरी लाइट, वो हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी लहर में होता है। बिकॉज सोच के देखो, जो लाइट वेट होगा, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कहां पे होगा, थोड़ा ऊपर होगा। तो हाइड्रोजन इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, तो हाउ डू वी गेट हाइड्रोजन इन द फर्स्ट प्लेस, पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके। पानी जो है, तुम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइज द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मगर अगर तुम इस इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए कोयले को ही जला रहे हो, देन हाउ डिड यू रिड्यूस पोल्यूशन, है ना। सोच के देखो तो, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन इज अ गैस विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, मगर हमारे इकोनॉमी में हाइड्रोजन जो है कम है। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग पानी को इलेक्ट्रोलिसिस में डाल देते हैं, ठीक है, या फिर कोई एसिड के साथ, मेटल के साथ, दैट इज वेरी, क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा यूज नहीं करते, मगर यूजुअली पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही निकाला जाता है। अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, लाइक सोलर, विंड, इन सब का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग पानी को क्या करें, पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर दे, हाइड्रोजन निकाल दे, ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल होगा। ऑक्सीजन का जो डिमांड है हमारे पास, प्योर ऑक्सीजन का डिमांड हम लोगों ने कोविड के टाइम पे ही देखा था। हाँ, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे तुम्हारे मेडिकल फैसिलिटीज में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दैट कैन बी यूज्ड एज दैट। मगर दैट इज द थिंग, हमारे पास बहुत सारे तीन तरह के हाइड्रोजन गैसेस होते हैं। यू हैव द ग्रीन हाइड्रोजन, जो तुम्हारा रिन्यूएबल इंडस्ट्री से रिन्यूएबल पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारा बन रहा है। दूसरा ग्रे हाइड्रोजन, और दूसरा ब्लैक हाइड्रोजन, ऐसे कुछ होता है तुम्हारा। दोज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, तो अगर एक्चुअली पोल्यूशन को कम करना है, एक्चुअली पोल्यूशन को कम करना है, तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हियर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट, यहां पे ना लोग, तो अब तुम लोग बोलोगे कि ये मैं किस लिए बता रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्लास 12th में ऐसे पूछा जाता है तुमसे, ठीक है। हाँ, तुम्हारे ओपिनियन में क्या है, 2 नंबर का ही होगा, मगर वो 2 नंबर के लिए सुनो, ठीक है। एक और चीज, तुम मेरे से पूछ रहे होगे कि सर, आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाया, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया, इलेक्ट्रिसिटी बना के उसे तुम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना रहे हो। फ्यूल सेल क्या कर रहा है, फ्यूल सेल आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बना के, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल फ्यूल सेल के अंदर हो रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इज दिस जीनियस और स्टूपिड, तुम्हारा एफिशिएंसी जो है 70% से कम हो जा रहा है। अगर तुमने 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया, ठीक है, 100 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया, उसको जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तभी तुम्हारा एनर्जी खत्म हो चुका है। ठीक है, यू आर लूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, उस हाइड्रोजन को तुम अपने फ्यूल सेल के अंदर डाल रहे हो, और वो भी क्या कर रहा है, सिर्फ 70% तुम्हें ये दे रहा है। सो यहां पे दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बैटरी क्यों नहीं इस्तेमाल करके ईवीएस का इस्तेमाल करो, फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, दैट इज प्रॉपर बैटरी बेस्ड तुम्हारा ये।
मगर यहां पे आता है तुम्हारा मेजर रीजन, बैटरीज के जो कंपोनेंट्स होते हैं तुम्हारे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, बैटरीज आर वेरी एक्सपेंसिव, दे पल्यूट द अर्थ द मोस्ट। ठीक है, हाँ, हमारे पास जो लिथियम चाहिए होता है, हमें कैडमियम चाहिए होता है। जब तुम्हारा लिथियम कैडमियम माइनिंग इन सबके बाद जब तुम उस धरती को देखते हो ना, लिटरली क्या बोलते हैं, अंदर से दिल टूट जाता है। ठीक है, सो या तो बैटरी का टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो जाए, तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्लियर? नेक्स्ट, करोजन। It is an electrochemical process in which a metal is oxidized to a metal oxide or other salts of a metal by losing electrons to oxygen or other electronegative elements and form a coating on the metal surface. सबसे क्या बोलते हैं तुम्हारा कॉमन चीज, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे तुम्हारा ऑक्सीडेशन ही तो होता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ करोजन ओनली, जहां पे तुम्हारा जो मेटल है, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए, अगर उसको हम लोग प्रोटेक्ट ना करें, तो वो क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करके इट विल मेक इटसेल्फ वीक। समझ में आ गया? अगला, now the rusting of iron, tarnishing of silver surfaces, silver surface of copper and bronze turning green are some of the examples of corrosion. Rusting or corrosion occurs in the presence of water or air. ठीक है, पानी एंड हवा, और नहीं सॉरी, पानी और हवा दोनों के दोनों चाहिए होते हैं फॉर रस्टिंग टू हैपन। द प्लेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट वेयर रस्टिंग टेक्स प्लेस एक्ट्स एज एन एनोड। ठीक है, जहां पे तुमने देखा होगा, घर के तुम्हारे विंडोज हो गए, दीवारों के हिंजेस हो गई, दरवाजों के हिंजेस जो होते हैं तुम्हारे, उन सब में क्या होता है, उन सब में पानी और हवा के कारण तुम्हारा एक ब्राउन कलर निकल जाता है। जब पहली बार घर खरीदे होगे तो क्या होगा, पहली बार वो तुम्हारा व्हाइट सिल्वर कलर का होगा। ठीक है, मगर धीरे 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 उसके ऊपर रस्ट लग के लग के सबसे पहले तो वो एक आवाज क्रिएट करता है, जब भी तुम उस दरवाजे को खोलते हो करके तुम्हारा आवाज करता है। हाँ, रस्टिंग से क्या हो रहा होता है, तुम्हारा जो सरफेस है एनोड है। ठीक है, हाँ, सरफेस जो है तुम्हारा एनोड बन जाता है। अगेन, वाई एनोड, एनोड है करके कैसे याद करोगे, तुम्हारा हो क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। मेटल तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ तुम्हारा कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और मेटल ऑक्साइड बनने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां होता है, ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन दी एनोड। तो तुम्हारा सरफेस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर द ऑक्सीडेशन अकर्स एंड द आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। एनोड में तुम्हारा आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? अगला, factors affecting corrosion. The following factors are responsible for affecting the rate of corrosion. सबसे पहली चीज क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितना ज्यादा मेटल तुम्हारा रिएक्टिव होगा, उतना जल्दी तुम्हारा ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, presence of impurities. Metals having impurities have a more chance to get corroded than pure metal. ठीक है, हाँ, air and moisture. The presence of moisture and air can easily cause corrosion. The presence of gases like sulfur dioxide, carbon dioxide, and natural nitrogen dioxide in air accelerate the process of corrosion. क्यों? क्योंकि these all in the presence of water in the atmosphere, ये क्या बन जाते हैं तुम्हारे, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं तुम्हारे। ठीक है, इन इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। इफ मेटल इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, इट डज नॉट अंडरगो कोरोजन। वैक्यूम में रख दो, हवा और पानी को बिल्कुल तुम एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हारा करोड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्पेस, स्पेस में जितने भी तुम्हारे सैटेलाइट्स होते हैं, उनको कोरोजन का इफेक्ट फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज देयर इज नाइदर ऑक्सीजन नॉर तुम्हारा वाटर इन स्पेस। ठीक है, अंदर हो सकता है, लाइक जो तुम्हारे अगर एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, जिस सिर्फ एक सैटेलाइट है, तो उन सब में करोजन का हमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगला, strain in metals. Corrosion can also occur easily at strains, cuts or scratches present on the metal. तुम्हारा जो साइकिल है, चला रहे थे साइकिल, तुमने तुमने साइकिल चलाते चलाते गिर गए, गिरने के कारण क्या हुआ, तुम्हारा थोड़ा जो पेंट है जो साइकिल के ऊपर लगा हुआ था वो घिस गया, तुमने ज्यादा माइंड नहीं किया। ठीक है, एक दो हफ्ते बाद तुम देख रहे हो, जहां पे जिस लोकेशन में तुम्हारा साइकिल का स्क्रैच हुआ था, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे धीरे धीरे वो सिल्वर कलर जो था पहले,
वो तुम्हारा धीरे धीरे ब्राउन होते जा रहा है या फिर ब्लैक होते जा रहा है। इफ योर साइकिल इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, ब्लैक होते जा रहा है, ठीक है, इन सभी एरियाज में जल्दी से जल्दी करोजन हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन मेक द करोजन प्रोसेस फास्टर। एक स्पून लो, आयरन का स्पून लो, उसे नमक वाले पानी में डाल के रख दो, तुम्हारा कोरोजन जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अगला, इज देयर एनी डाउट हियर? इन सभी पॉइंट्स में कोई डाउट है? रिएक्टिविटी, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज, एयर एंड मॉइस्चर, स्ट्रेन इन मेटल्स, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 5 पॉइंट्स है तुम्हारे। एनी डाउट्स? ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ करोजन, electrons released at the anode spot move through the metal and go to another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of hydrogen, which is believed to be available from H2CO3 formed due to the dissolution of carbon dioxide from air into water. फिर से बता रहा हूं क्या हो रहा है तुम्हारा। तुम्हारा जब मेटल ऑक्साइड हो रहा है, मेटल तुम्हारा ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो क्या रिलीज कर रहा है? इट इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एवरी टाइम मेटल ऑक्सीडाइजेस इट इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन कहां से आ गया? हवा में। हवा में हाइड्रोजन आयन मतलब एसिड। हवा में एसिड कहां से आ गया तुम्हारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में है, वो तुम्हारा पानी में स्मॉल अमाउंट्स में डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। और जब भी वो डिसॉल्व होता है, तुम्हारा क्या बनाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज एन एसिड बना देता है, H2CO3। और ये H2CO3 जो है वो क्या करेगा? तुम्हारा H प्लस आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। सो तुम्हारा इस H प्लस आयन को तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, इन जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जो मेटल के सरफेस के थ्रू जा रहा था, उस पॉइंट पे जाके एक ऑक्सीजन को ले लेगा, हाइड्रोजन प्लस को ले लेगा, रिड्यूस करके पानी बना देगा, इट विल मेक वाटर। तो एनोड के अंदर क्या हो रहा है देखो। नाउ दिस स्पॉट बिहेव्स एज द कैथोड। एनोड में तुम्हारा जो आयरन है, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, 2Fe। और कैथोड में क्या हो रहा है तुम्हारा? O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। H प्लस कहां से आया? हाइड्रोजन कार्बोनेट से। H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? हाइड्रोजन के पास चले गए। तो ये 4H प्लस बिकेम जस्ट 4H, और ये 4H प्लस तुम्हारा 2O2 जो था उसको मिला के क्या कर रहा है? 2H2O बना दे रहा है, ठीक है। सॉरी, सिर्फ O2 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा 2H2O का मॉलिक्यूल बना दे रहा है। तो ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। एनोड के रिएक्शन में आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया उसने। कैथोड में क्या हुआ? कैथोड में ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन आयंस आल्सो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उन दोनों को उसने रिड्यूस करा के पानी बना दिया, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल इज रिटन एज 2Fe plus O2 plus 4H plus gives you 2Fe2 plus 2H2O, तुम्हारा 1.76 वोल्ट्स है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल 1.76 वोल्ट्स का मतलब क्या है? सॉरी, 1.67 वोल्ट्स का मतलब क्या है? ये रिएक्शन रेडिली होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर हवा में आयरन है, हवा में मॉइस्चर है, उस रिएक्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव। समझ में आ गया? नाउ द फेरस आयंस ऑब्टेन्ड आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस व्हिच कम्स आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 डॉट XH2 के बराबर हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम्हारा जो कंपाउंड है फेरस सल्फेट के साथ तुम्हारा पानी मिल जा रहा है, and with the further production of H plus ions. So corrosion तुम्हारा कैसे हो रहा है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास? आयरन दैट वाज प्रेजेंट इन द सरफेस, तुम्हारा यहाँ पे Fe2 प्लस जा रहा है, Fe2 प्लस प्लस O2 जो है रिएक्ट करके तुम्हारा क्या दे रहा है? Fe2O3 दे रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारा जो क्या कर रहा है, धीरे धीरे एक जगह, ये है तुम्हारा क्या? दिस इज योर एनोड। ये है तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा कैथोड बन जा रहा है। दिस एरिया इज बिकमिंग दी कैथोड, यहां पे पानी निकल रहा है तुम्हारा। क्लियर है ये बात? एनोड में तुम्हारा आयरन ऑक्साइड बन रहा है, कैथोड में तुम्हारा पानी बन रहा है। एक और बार इसको देख लो। द फेरस आयंस ऑब्टेन्ड
are further oxidized by the atmospheric oxygen to ferric ions. ठीक है, Fe2O3 which comes out as rust in the form of hydrated ferric oxide. So Fe2O3 dot XH2O, X तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का रस्ट है तुम्हारे पास, अलग अलग नंबर हो सकते हैं। Fe2O3.XH2O इज द एक्चुअल रस्ट, आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, क्रिस्टलाइन आयरन वाटर अगर तुम्हारे आयरन ऑक्साइड के अंदर मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? सो तुम्हारे एनोड में क्या बना था, एनोड में तुम्हारा Fe2+ आयंस बने थे। ये Fe2+ आयंस तुम्हारा क्या हुआ, दे बिकेम ऑक्सीडाइज टू Fe2O3 बन गए, फेरिक ऑक्साइड बन गया तुम्हारा। ठीक है, अब ये फेरिक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड तुम्हारा पानी के साथ मिलके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना दे रहा है, एंड फाइनली यू आर गेटिंग रस्ट। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द एनोड एज वेल एज द कैथोड। तो ये पूरा का पूरा तुम्हें डिटेल में बताना है। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सो कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड के अंदर क्या हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन, H+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, 2H2O मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तुम्हें, पानी बन रहा है। समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन। नाउ इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। Fe2+ H2O O2 gives you Fe2O3 और H+ आयंस तुम्हें मिल रहे हैं। यही चीज है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। जो तुम्हारा Fe2+ था, फेरस आयन जो था तुम्हारे पास, दैट वाज बीइंग फॉर्म्ड इन द एनोड, गॉट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यहाँ पे Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है ना। Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है ना। ठीक है, अगला, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। Prevention of corrosion not only saves money but also helps in preventing accidents such as bridge collapse or failure of a key component. ठीक है, इन सब चीजों में भी तुम्हारा क्या करता है, एक मेजर कॉस्ट की तरह काम करता है। इट कॉजेस एनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ships and to all objects made of metals, especially that of iron. We lose crores of rupees every year on account of corrosion. सो प्रिवेंशन ऑफ करोजन इज अ वेरी यूजफुल। कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जो करोजन क्या करता है पता है, करोजन तुम्हारे मेटल की जो इंटीग्रिटी है, मेटल की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, द एबिलिटी टू विथस्टैंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ टेंशन, द एबिलिटी टू विथस्टैंड क्या बोलते हैं तुम्हारा, एक मैकेनिकल फोर्स जो है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा चीज धीरे 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 करके तुम्हारा मेटल जो है खोता जा रहा है। इट इज लूजिंग ऑल ऑफ दैट व्हेन इट इज फॉर्मिंग एन ऑक्साइड। समझ में आ गया? तो इसको रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्रिज कोलैप्स, बहुत सारा ब्रिज कोलैप्स होता है तुम्हारा। हाँ, मोस्ट ऑफ देम आर ड्यू टू नेग्लिजेंस, बट समटाइम्स क्या होता है तुम्हारा, धीरे 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 करोजन होने के कारण तुम्हारा जो ब्रिज का जो मेटल जो ये केबल्स हैं, दे जस्ट लूज द एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू द टेंशन, इसके कारण वो टूट जाते हैं तुम्हारे। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ करोजन आर एज फॉलोज। प्रोटेक्टिव लेयर मेथड। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर मेथड का मतलब क्या है, हाँ, तुम्हारे पास अगर एक रिएक्टिव मेटल है, उसका कांटेक्ट जो है ऑक्सीजन और पानी के साथ कम कर दो, ब्लॉक कर दो, तुम या तो पेंट लगा दो या तो कोई और लेयर को उसके ऊपर चिपका दो। ठीक है, now in this method the coating of the surface of the metal is done to prevent it from coming in contact with moisture and atmospheric oxygen. ठीक है, that's it. You are creating a physical barrier, a physical barrier between the metal and the atmosphere. एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पानी। ठीक है, उनके बीच में अगर कांटेक्ट को तुम पूरी की पूरी तरह से खत्म कर दो, दैट्स इट, तुम्हारा वो रस्टिंग होगा ही नहीं। ठीक है, दिस प्रोटेक्शन कैन बी अटेन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ए, सरफेस कोटिंग विद पेंट,
Some oil, grease, etc. can prevent the corrosion of metals. Metals के corrosion को prevent कर सकता है. Electroplating is the method used for protection of metals in which the corrosion-resistant metal like nickel, chromium, copper, etc. is plated on the surface of a metal. तुम्हारा अगला क्या है? Sacrificial protection. In this method, the coating of metal of a more reactive metal on a less reactive metal is done. The more reactive metal loses its electron or oxidizes and protects the less reactive metal by sacrificing itself. इसका मतलब क्या है? देखो, sacrificial anode. ठीक है, यहां पे हमारा एक नया टर्म निकल के आने वाला है. नाउ यहां पे क्या हो रहा है? तुम्हें जो मेटल को रिएक्ट कराना है, ठीक है, तुम्हें जो मेटल को प्रोटेक्ट कराना है, सॉरी, तो उसको क्या कर रहे हो? देखो, नेचर किसी ना किसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा. ठीक है, नेचर जो है किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा. ठीक है, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. जब तुम्हारे पास ये जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारे जो बेसिकली और सिंपल कॉमन मैन एग्जांपल, हेलमेट क्यों पहना जाता है? जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, हेलमेट तुम्हारा ऑलमोस्ट चकनाचूर हो जाता है. हाँ, एक बार एक्सीडेंट हो जाती है, उस हेलमेट को फेंक देना चाहिए बोला जाता है. व्हाई डिड वी वेयर दैट हेलमेट? टू प्रोटेक्ट आवर हेड. समझ में आ गया? हाँ, हेलमेट ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया. हेलमेट ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन. अंडरस्टूड? हाँ, इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन करना ही है. नेचर चाहता है किसी को ऑक्सीडाइज करे, किसी और को ऑक्सीडाइज कर दे, हमारे मेटल को अकेला छोड़ दे. यहां पे देखो. So, in this method, the coating of a more reactive metal on a less reactive metal is done. आयरन को तुम्हें क्या बोलते हैं? बचाना है, उसके ऊपर जिंक डाल दो. जिंक तुम्हारा क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू आयरन, तो जिंक प्लेटिंग कर दो तुम उसके ऊपर. ठीक है, सो द मोर रिएक्टिव मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडाइजेस एंड प्रोटेक्ट्स द लेस रिएक्टिव मेटल बाय सैक्रिफाइसिंग इटसेल्फ. जिंक आयरन को बचाने के लिए क्या कर रहा है? खुद को क्या कर दे रहा है? सैक्रिफाइस कर दे रहा है. द फिनोमेनन ऑफ कोटिंग जिंक मेटल ऑन अ सरफेस ऑफ आयरन बाय डिपिंग इट इन मोल्टन जिंक और बाय डिपॉजिटिंग द जिंक बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. अगेन, गैल्वेनाइजेशन होगा कैसे? हाँ, तुम्हारे पास यहां पे तुम्हारा जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर तुम क्या करो? अपना एक मेटल का रॉड रख दो. कीप अ मेटल रॉड तुम्हारे कैथोड के ऊपर. नाउ तुम्हारे पास जो एनोड है, वहां पे एक जिंक रॉड रख दो. दोनों के बीच में तुम जिंक सल्फेट सोल्यूशन रखो. ठीक है, अब तुम्हारा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी तुम पास करोगे, क्या करेगा? जिंक तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा. जिंक तुम्हारा ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा? वो तुम्हारा सोल्यूशन के अंदर देन Zn2+ बना देगा. अब ये Zn2+ क्या कर रहा है? करके तुम्हारे कैथोड की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जाके चिपक जा रहा है. सो ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल एक एक एटम ऑफ जिंक को तुम लेके जा रहे हो और अपने आयरन के जो रॉड है, जो भी तुम्हारा आयरन ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक एक एटम से तुम उसको चिपका दे रहे हो. On a molecular level, you are able to coat one atom on top of the other, one metal on top of the other. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक मेटल को दूसरे मेटल, जो मेटल तुम चाहते हो तुम्हारा प्लेट हो, उसको तुम अपने एनोड में रखोगे. जिस मेटल के ऊपर तुम चाहते हो कोटिंग हो, उसको तुम कैथोड में रखोगे. समझ में आ गया? इस तरह से तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है. Being a more electropositive, zinc acts as an anode instead of iron. तुम्हारा जो जिंक है एक एनोड की तरह एक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ आयरन तुम्हारा, ड्यू टू इट्स हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट, कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन. हम लोगों ने एनोडिक प्रोटेक्शन समझ लिया, जहां पे हम लोगों ने क्या किया? एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को हम लोगों ने व्हाट डिड वी डू? हाँ, एक लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर, जिसको हम लोग बचाना चाहते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने कोट कर दिया. ठीक है, इसको बोल रहे थे एनोडिक प्रोटेक्शन. बिकॉज द जिंक दैट वाज बीइंग प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी, इट वाज गेटिंग सैक्रिफाइस्ड, इट वाज गेटिंग सैक्रिफाइस्ड इनटू जिंक ऑक्साइड. अब यहां पे देखो क्या हो रहा है. कैथोडिक प्रोडक्शन क्या होता है? नाउ इन दिस मेथड द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ आयरन इज अटैक्ड to a more reactive metal, attached to a more reactive metal like magnesium by connecting them with a wire.
The more reactive metal acts as an anode and the iron as a cathode. The involved chemical reactions are at the anode तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीशियम तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और तुम्हारा कैथोड में क्या होगा, कैथोड में Fe2+ तुम्हारा क्या कर रहा है, आयरन में रिड्यूस हो जा रहा है। नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, जो आयरन जिसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लिटरली क्या होता है, तुम्हारे पास एक ऐसा मेटल का कंटेनर रहेगा और यहां पे ये जमीन है तुम्हारे पास, और यहां पे एक छोटा सा वायर से तुम्हारा बहुत नीचे तुम्हारा एक रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम को रख देंगे। ठीक है, दोनों के दोनों वायर के साथ इन कांटेक्ट है, तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यहां पे रिडक्शन हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम अपने आप को धीरे 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 सैक्रिफाइस करता जा रहा है, इट इज लूजिंग इटसेल्फ, मैग्नीशियम इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों, बिकॉज दिस बोथ, ये तुम्हारा रिड्यूस होगा नहीं, दिस विल नॉट रिड्यूस, सॉरी दिस विल नॉट ऑक्सीडाइज, ये तुम्हारा रिड्यूस होता रहेगा, Zn2+ की तरह ही रहेगा तुम्हारा, सॉरी Zn2+ तुम्हारा जिंक बन जाएगा, आई मिसस्पोक। ठीक है, सो मैग्नीशियम जो है इट विल बिकम तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पे जिंक विल स्टे, सॉरी आयरन विल स्टे एज आयरन। ठीक है, सो यहां पे दिस इज नोन एज द सैक्रिफिशियल कैथोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल कैथोड। देखो, तो एट द एनोड क्या हो रहा है, तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और आयरन जो है रिड्यूस हो जा रहा है। द नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, Mg प्लस Fe2+ गिव्स यू Mg2+ प्लस Fe। नाउ यही है हमारा सैक्रिफिशियल मेथड, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। The alkaline solution of some phosphates and chromate salts are used as anti-rust solution. The iron particles are dipped into boiling anti-rust solution and a protective insoluble film of iron phosphate is formed on them. एक protective insoluble, that is पानी में सॉल्व नहीं, डिसॉल्व नहीं हो सकती, insoluble form of iron phosphate तुम्हारा हो रहा है। This layer protects them from protects the articles from rusting. So या तो तुम क्रोमेट्स लो या तो तुम अपने क्या लो, फॉस्फेट्स। क्रोमेट्स और फॉस्फेट्स, कॉम्प्लेक्स क्रोमेट्स और फॉस्फेट्स के अंदर तुम अपने जो आयरन के आर्टिकल्स जो है उनको डाल दो गर्मा गर्म। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, यहां पे यू विल गेट एन एंटी रस्ट प्रोटेक्शन, तुम्हारा आयरन जो है फॉस्फेट बना के, एक पतला लेयर आयरन फॉस्फेट का बना के रख देगा और तुम्हारा जो रिएक्शन है बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा। समझ में आ गया। सो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज आर बैरियर्स, तुम्हारा एक बैरियर क्रिएट हो रहा है ताकि तुम्हारा जो इंटरनल मेटल जो है वो बिल्कुल सेफ रहे, ऑक्सीडेशन से बच जाए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इकोनॉमी। Nowadays, development and economy of a country depends upon the consumption of energy. People, for the sake of improvement in their lifestyle, increases the requirement of energy. At present, main sources of energy is fossil fuels like coal, oil, gas, etc. With increase in energy consumption, the reservoirs of fossil fuels are getting exhausted very rapidly. Also, carbon dioxide produced during the combustion of fossil fuels results in the greenhouse effect. Therefore, the use of these fuels should be minimized or avoided. Hydrogen economy can be an ideal alternative. This version includes the use of hydrogen as a renewable and a non-polluting source of energy. It can be used in both production of it can be used in both production by electrolysis of water using solar as well as in fossil fuels. Sorry, in fuel cells. ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और यहाँ पे फ्यूल सेल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो द टेक्नोलॉजी आर ट्रूली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स। इसी के बारे में मैं हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में ही मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, किस तरह से तुम्हारा हाइड्रोजन बन सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस करके ही बनेगा। अगर तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी का इलेक्ट्रोलिसिस करके बन रहा है, यू विल हैव समथिंग नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, यू आर नॉट, तुम जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो इट इज टोटली रिन्यूएबल। समझ में आ गया, हाँ, कोई पोल्यूशन को तुम ऐड ही नहीं कर रहे। अंडरस्टूड। ठीक है, ये वाला सेक्शन समझ में आ गया। नाउ यहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, वी हैव ऑफिशियली फिनिश्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री में लेंगे वो भी केमिकल काइनेटिक्स ही होगा। ठीक है, जैसे ही केमिकल काइनेटिक्स कर देंगे हम लोग हमारे ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।
समझ में आ गया? तुम्हारे स्कूल में, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है मेरे को बता देना। अगर ऑर्गेनिक है देन वी विल हैव टू गो ऑन टू ऑर्गेनिक। मगर मेरे को लगता है 2 चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनिक हो चुका है, तो आई थिंक दे विल फोकस ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। नहीं, ऑर्गेनिक खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। पक्का? ठीक है, वो चाहे तो वो चाहे, ठीक है फाइन, वो कर लेंगे। समझ में आ गया? चलो, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।